ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और इस बीच खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस वहां विधानसभा में बोल रहे हैं। सीधे आपको महाल परिसरात विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर अपराध क्रमांक 114/2025 नुसार भारतीय न्याय संहिता 299 37(1) व 3 सह 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला। दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। एकीकडे पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले। त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते। या घटनेत 12 दुचाकींचे नुकसान झाले आहे। या घटनेमध्ये काही लोकांवर घातक शस्त्राने हल्ला करण्यात आलेला आहे। तिसरी घटना भालदारपुरा भागात सायंकाळी 7:30 वाजता झाली। 80 ते 100 लोकांचा 7:30 बजे के करीब हुई। त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यामुळे अश्रुपूर व सौम्य बळाचा वापर करावा लागला। या घटनेत हमला किया, 2 जेसीबी व काही 4 पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आली। या संपूर्ण वहां घटनेमध्ये पर कई वाहनों को आग लगाया गया। जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 पुलिसकर्मी उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत। त्यातल्या एका घायल हुए हैं। कुऱ्हाडीने डीसीपी रैंक के हल्ला करण्यात आलेला घायल आहे। हुए हैं। एकूण 3 5 डीसीपी रैंक के अधिकारियों पर भी हमला हुआ है। 5 आम नागरिक भी इस 2 घटना में रुग्णालयात हुए हैं। त्यातला एक आईसीयूत आहे। एकूण इसमें 3 से गुन्हे का उपचार करने के बाद छोड़ दिया गया। 2 आईसीयू में है। 2 गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया 2 का उपचार चल रहा है। 5 गुन्हे आहेत। एक 11 पोलीस ठाण्याच्या एक का उपचार आईसीयू में चल रहा है। संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। एंट्री पॉइंटवर नाकाबंदी। या तहसील कोतवाली जनता प्रभावित क्षेत्र में संचारबंदी लागू की गई है। नगर सक्करदरा प्रवेश नंदनवन द्वारों इमामबाड़ा पर यशोधरा नगर के जगहों कपिल पर या ठाण्यांचा समावेश आहे। रखी जा रही है। जांच करने के बाद वाहनों को छोड़ा जा रहा या है। ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत। राज्याच्या पोलीस सीआरपीएफ महासंचालकांनी को तैनात किया गया है। एसपी यांची व्हीसी घेऊन राज्यभर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश महाराष्ट्र दिलेले के आहेत। डीजी ने अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी एकूणच कमिश्नर याच्यामध्ये और जर आपण एसपी की बघितलं बैठक लेकर तर सकाळची एक घटना कानून और घडल्यानंतर सुव्यवस्था बनाने मध्यंतरीच्या की काळामध्ये बात कही है। पूर्णपणे शांतता होती। बरकरार रखने की बात पण कही है। त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा दिन में जब आंदोलन हुआ था तो ये काफी शांति थी, जवळपास लेकिन एक शाम ट्रॉली को भरून एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। शाम को कुछ लोगों ने इसे हिंसक रूप दिया और एक ट्रॉली भरकर जमा करून घटना ठेवलेले स्थल पर दगड लाए। हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र से देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते। ते शस्त्र हथियार लेकर जप्त करण्यात आलेले हथियारबंद वाहनांची दंगाई वहां पर जाळपोळ त्या पहुंचे हुए ठिकाणी थे। झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। चुन चुन के घरों 3 और DCP दुकानों लेवलचे को लोक निशाना इथे बनाया जखमी गया। झालेले आहेत आणि डीसीपी रैंक के अधिकारी इस घटना में घायल हुए हैं। DCP वर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात एक आलेला DCP आहे। पर त्यामुळे कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी इसमें से दिसतो आहे। कुछ लोगों का अशा लोकांना सुनियोजित त्या तरीके से ठिकाणी किया गया ये कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही। पोलीस शांतता प्रस्थापित करत होते, अशा वेळी पोलिसांवर केलेला हल्ला अतिशय चुकीचा आहे। अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था जाएगा। शांतता राखणं आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी। महाराष्ट्र में शांति बरकरार रखना, कानून व्यवस्था बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। या सर्व जनतेला ही विनंती करू इच्छितो की महाराष्ट्र की सभी जनता को मैं विनंती करता हूं कि सभी समाज के धार्मिक त्योहार
इस समय चल रहे हैं। सगळ्यांनी संयम ठेवला पाहिजे, कोणीही संयम ऐसी परिस्थिति में सभी को संयम रखना चाहिए। व्यवस्था आणि शांतता कशी राखता किसी येईल, को भी कानून एकमेकाच्या प्रति आदर व्यवस्था कसा राखता येईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा सर्वांनी करावा। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। त्याने मी अपील करतो। खरं म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा मैं खरा किसी इतिहास फिल्म को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पण इस समय महाराष्ट्र में छावा फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की असली तस्वीर समाज के सामने लाई है। भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे लोगों की भावना भी झालेल्या आहेत। प्रज्वलित हुई है। राग आहे, औरंगजेब के मामले में औरंगजेब को लेकर जो गुस्सा है या सगळ्या वो भी सामने आ रहा है। तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ये चीजें भी सामने है, लेकिन सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य आहे, या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत आहे। या ठिकाणची कायदा सुव्यवस्था, इथली सगळी जी काही सामाजिक घडी आहे ही जर योग्य प्रकारे राहिली तर मला असं वाटतं की आज ज्या प्रगतीकडे आपण चाललोय त्या दिशेने जाण्यास आपल्याला अधिक मदत होईल। आणि म्हणून निश्चितपणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो आणि त्यासोबत कानून व्यवस्था बरकरार देतो की कोणीही या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना और अब आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू हो गया है। सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में
मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सदी पहले जो भाषण दिया वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है।
अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं। देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं। सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता को लेकर अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा आयोजन था जिसने देश भर के लोगों को जोड़ा भी है। कोई ऊंच नीच नहीं, सभी समान रूप से वहां पर थे। महाकुंभ में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। प्रयागराज में मैं नहीं हम की भावना से लोग पहुंचे थे। अहम नहीं बल्कि वयम की भावना के साथ लोग वहां पर पहुंचे थे। इस बात का उल्लेख करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर। महाकुंभ में अखंड भारत का दर्शन हुआ। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। महाकुंभ से हमें कई प्रेरणाएं मिली हैं। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। हमें नदी उत्सव की परंपरा को विस्तार देना चाहिए। नदी उत्सव परंपरा से नदियों की रक्षा भी होगी
महाकुंभ में जागृत होते देश का प्रतिबिंब दिखा है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे, युवा श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, हर तबके के लोग यहां पर पहुंचे और महाकुंभ ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। युवा गर्व के साथ अपनी श्रद्धा को अपना रहा है, यह बहुत खुशी की बात है। इन तमाम बातों के साथ प्रधानमंत्री ने अपना यहां पर संबोधन रखा सदन के अंदर। It's a symbol of our national integration. It connects the nation from east to west and north to south. This is the cheapest and most comfortable mode of travel and transport. Under the guidance of our Honorable Prime Minister, जब नियमों में परिवर्तन करना है तो and the leadership of our Rail Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, it is marching ahead with great speed from different angles. This is a revolutionary budget. This is a budget with a great vision and result to transform the entire railway system. Development of railway ministry over the next 4-5 years shall be to the tune of 4.6 trillion rupees. A very bold and ambitious development program. Expansion of the infrastructure is very strong. This budget is an inspiring document which promotes confidence and commitment, hope and aspiration, dream and potentiality. I have to thank three persons. First, our Honorable Visionary Prime Minister, under whose able guidance and leadership, our nation in general and Indian Railways in particular has reached such heights of development which any nation can be proud of. Second, our Finance Minister, whose prudence is preparing this budget, deserves special praise. Third, our Honorable Rail Minister Shri Vaishnav ji, who has worked tirelessly and put his life and soul for the transformation of our railway mechanism and translate the vision of our Honorable Prime Minister into action in greater public interest. Sir, the vision is quite clear. 50 Namo Bharat trains, 100 Amrit Bharat trains, 200 Vande Bharat trains, 7.45 billion passengers and special train services, installation of Kavach on 10,000 locomotives and 15,000 kilometers on the railway now is going on. Around 17,500 general coaches will be added to the railway inventory going forward. Sir, Bharat Gaurav tourist trains are our pride. तो प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन कैसे हुआ और इस महाकुंभ ने कैसे लोगों को जोड़ने का काम किया, पूरे देश को कैसे एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, विस्तार से इसका उल्लेख किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।